Hello students, AS level chemistry chapter is chemical bonding, lecture number 5। आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टडी करने जा रहे हैं, इट इज़ पोलराइजेशन। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ पोलराइजेशन और पोलराइजेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और उसके बाद कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कॉमनली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ पोलराइजेशन एंड व्हाट इज़ द advantage or what is the purpose of polarization. One thing always remember, polarization, it is the property of ionic compound. Polarization, it is a process that takes place in ionic compound. Now what you people know very well that ionic compounds, they are made up of positive and negative ions. Ionic compounds, they are made up of positive and negative ion. हमेशा जो पॉजिटिव आयन होता है कंपेयर टू इट्स एटम, पॉजिटिव आयन हमेशा आयोनिक कंपाउंड में स्मॉल होता है। क्यों पॉजिटिव आयन स्मॉल होता है? क्योंकि जब भी पॉजिटिव आयन किसी मेटल से बनता है तो पॉजिटिव आयन हमेशा बनता है ड्यू टू लॉस ऑफ वन कंप्लीट शेल। तो पॉजिटिव आयन हमेशा स्मॉल होगा और नेगेटिव आयन जो होता है किसी भी आयोनिक कंपाउंड में, नेगेटिव आयन इट इज ऑलवेज लार्जर। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव आयन बनता है, नेगेटिव आयन हमेशा थ्रू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है देयर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है इट इज डिस्पर्स्ड। जब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्पर्स हो जाता है तो साइज या रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन इट इज इंक्रीज्ड। तो आपने एक बात याद रखनी है, पोलराइजेशन इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। दूसरी बात, पॉजिटिव आयन आर ऑलवेज स्मॉलर, नेगेटिव आयंस आर ऑलवेज लार्जर। अब होता क्या है, पॉजिटिव आयन चूंकि बहुत स्मॉल होता है, द एबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आयन टू अट्रैक्ट नेगेटिव आयन इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रांगली एबल टू अट्रैक्ट नेगेटिव आयन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो जब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो जो नॉर्मल सर्कुलर स्फेरिकल शेप है नेगेटिव आयन की, इट कैन नॉट बी रिटेन्ड बाय द नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन जब फोर्सफुली टुवर्ड्स पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होता है तो स्लाइटली नेगेटिव आयन डीफॉर्म हो जाता है, नेगेटिव आयन डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो उसकी जो नॉर्मल सर्कुलर शेप है वो कन्वर्ट हो जाती है ओवल शेप में। ये जो डिस्टॉर्शन या ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है नेगेटिव आयन का बाय अ पॉजिटिव आयन इन एन आयोनिक कंपाउंड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो एक बात जो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, पोलराइजेशन क्या होता है आपने याद रखना है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ और प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव आयन बाय अ पॉजिटिव आयन इन एन आयोनिक कंपाउंड। तो ये प्रोसेस हमेशा आयोनिक कंपाउंड में होता है। पोलराइजेशन नेगेटिव आयन की होती है, और कौन सा आयन पोलराइजेशन कॉज करता है? पॉजिटिव आयन पोलराइजेशन कॉज करता है और नेगेटिव आयन पोलराइज होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। एक तो आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, एबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आयन टू कॉज पोलराइजेशन। एबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आयन to cause polarization, it is known as polarizing power, it is known as polarizing ability. Ability of positive ion to cause polarization is known as polarizing power, or it is known as polarizing ability. Or ability of negative ion to be polarized, it is known as polarized ability. तो दो टर्म आपने याद रखनी है। एक टर्म है पॉजिटिव आयन के लिए, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, एबिलिटी ऑफ अ पॉजिटिव आयन टू कॉज पोलराइजेशन, और दूसरी टर्म है पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ अ नेगेटिव आयन टू बी पोलराइज्ड। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, अब आपको पता चल गया कि पोलराइजेशन क्या होती है, और पोलराइजेशन हमेशा नेगेटिव आयन की होती है बाय द पॉजिटिव आयन। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, जब भी पोलराइजेशन होती है, ड्यू टू पोलराइजेशन हर आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? लेकिन जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेल्स ऑफ टू एटम्स
दे ओवरलैप ईच अदर। तो इस केस में आप देख सकते हैं जब नेगेटिव आयन की डिफॉर्मेशन हुई तो अभी एग्जैक्टली ओवरलैप तो नहीं हुआ, अभी एग्जैक्टली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ शेल्स तो नहीं हुआ, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि नाउ नेगेटिव आयन इट हैज ब्रॉट इट्स शेल क्लोजर टू द पॉजिटिव आयन। वो एग्जैक्टली अभी तक एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सके, लेकिन ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से जब भी पोलराइजेशन किसी आयोनिक कंपाउंड में होती है तो पोलराइजेशन की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो जाता है हर आयोनिक कंपाउंड में। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल आयोनिक कंपाउंड दैट इज 100% आयोनिक। तो अब आपके लिए ये जब बात मैंने बता दी, अब आपके लिए ये कोई सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन नहीं रही कि एक भी आयोनिक कंपाउंड हमारे पास ऐसा नहीं है जो 100% आयोनिक है। क्यों? बिकॉज हर आयोनिक कंपाउंड में देयर इज स्मॉल परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ड्यू टू विच प्रोसेस? Due to which process there is small percentage of covalent character? Due to the process of polarization। तो ये बात आपने याद रखनी है कि पोलराइजेशन की वजह से हमारा एक भी आयोनिक कंपाउंड ऐसा नहीं है जो 100% आयोनिक है, हर आयोनिक कंपाउंड में थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात, पोलराइजेशन इज अ कंपैरेटिव टर्म। अगर हमें कोई एक कंपाउंड दे दे और कहे इसमें कितनी पोलराइजेशन है, हम कुछ भी नहीं बता सकते। हम पोलराइजेशन को जस्ट कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। हम पोलराइजेशन कंपैरेटिवली बता सकते हैं कि एक कंपाउंड में पोलराइजेशन ज्यादा हुई है, दूसरे में कम हुई है। हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? उसके लिए हमें पोलराइजेशन के फैक्टर्स याद रखने हैं। आपने याद रखना है पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन, अगर आपको दो तीन चार पॉजिटिव आयन गिवन हूं, आप कैसे डिसाइड करेंगे विच पॉजिटिव आयन कैन कॉज ग्रेटर पोलराइजेशन? तो आपने दो इंपॉर्टेंट फीचर याद रखने हैं। अ पॉजिटिव आयन इज बेस्ट, it is best for polarization when it has high charge and small radius। पॉजिटिव आयन दो तीन आपके पास हूं, आपने देखना है सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है और सबसे स्मॉल रेडियस किसका है। जिस पॉजिटिव आयन का चार्ज ज्यादा होगा और रेडियस स्मॉलेस्ट होगा, इट वुड हैव मोर पोलराइजिंग पावर, और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी वो अपने आयोनिक कंपाउंड में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस करेगा। तो पॉजिटिव आयन के लिए तो हमें पता चल गया कि हमारे पॉजिटिव आयन का चार्ज ज्यादा होना चाहिए, रेडियस स्मॉल होना चाहिए, देन इट कैन कॉज मोर पोलराइजेशन। अगर आपको इसी तरह दो तीन चार नेगेटिव आयन दिए हों, तो आप कैसे बताएंगे कि विच नेगेटिव आयन कैन अंडरगो पोलराइजेशन इजीली, विच नेगेटिव आयन हैज ग्रेटर और मैक्सिमम पोलराइज एबिलिटी? आपने याद रखना है नेगेटिव आयन बेस्ट वो है पोलराइजेशन के लिए जिसपे चार्ज ज्यादा हो और उसका रेडियस भी लार्जेस्ट हो। तो ये दो फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। पॉजिटिव आयन हाईली चार्ज, स्मॉल रेडियस, नेगेटिव आयन हाईली चार्ज एंड लार्ज रेडियस। जब भी किसी भी आयोनिक कंपाउंड में ये फीचर्स फॉलो होंगे, उस आयोनिक कंपाउंड में मैक्सिमम पोलराइजेशन होगी, उस आयोनिक कंपाउंड में मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो ये जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, these factors are for maximum polarization, for more polarization। तो हमने दो चीजें सीखी हैं, एक बात पोलराइजेशन क्या होती है और दूसरी बात पोलराइजेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब बेस्ड ऑन ये जो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं पोलराइजेशन के, अब इस पे क्या डिफरेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूं, जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा आपने पोलराइजेशन को एक कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए यूज करना है। एक कंपाउंड देख के हम कभी भी नहीं बता सकते उसमें कितनी पोलराइजेशन है। हम हमेशा कंपैरेटिवली बात किया करेंगे कि इस कंपाउंड में पोलराइजेशन कम है, इसमें ज्यादा है। कैसे? देखें, टाइप ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन आपको जो पूछा जा सकता है, आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयन दिए जा सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिव आयन दिए हों तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ दीज इज हैविंग मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर। मैंने अभी बताया था
पॉजिटिव आयन की पोलराइजिंग पावर होती है और नेगेटिव आयन की पोलराइजेबिलिटी होती है। पोलराइजिंग पावर का मतलब है एबिलिटी टू कॉज पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू बी पोलराइज्ड। ability to cause polarization is polarizing power, ability to be polarized it is known as polarizability। तो क्वेश्चन पूछ सकता है इन तीनों में से किस आयन की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा पोलराइजेशन इस वक्त एल्यूमिनियम की होगी। आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम की पोलराइजिंग पावर क्यों सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम का चार्ज इन तीनों में सबसे ज्यादा है और एल्यूमिनियम के पास प्रोटॉन सबसे ज्यादा है, इसलिए एल्यूमिनियम का आयन का रेडियस सबसे स्मॉल होगा। तो दोनों फीचर जो फेवर हो रहे हैं हमारे पॉजिटिव आयन के लिए वो एल्यूमिनियम है। तो आप आंसर पिक करेंगे एल्यूमिनियम आयन हैज मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर ड्यू टू हाई चार्ज एंड स्मॉल रेडियस। इसी क्वेश्चन को यूं भी पूछ सकता है कि आपको इन आयंस के कंपाउंड गिवन हो जैसे NaCl, MgCl2, AlCl3। अब देखिए मैंने आपको बताया था हम पोलराइजेशन कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं। अब मैं बता सकता हूं इन तीनों कंपाउंड में से सबसे कम पोलराइजेशन किस में होगी और सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किस में होगी। तो सबसे कम पोलराइजेशन सोडियम क्लोराइड में होगी। हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड में स्लाइट पोलराइजेशन होगी, सोडियम क्लोराइड में स्लाइट कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, क्योंकि सोडियम का चार्ज इन तीनों आयन से सबसे कम है। सोडियम क्लोराइड के मुकाबले में अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड देखें तो चार्ज थोड़ा सा ज्यादा हो गया है मैग्नीशियम आयन पे, जिसकी वजह से यहाँ पे स्लाइड के बजाय हम कहेंगे सम पोलराइजेशन या सम कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो गया है। स्लाइड NaCl में स्लाइड पोलराइजेशन, स्लाइड कोवेलेंट कैरेक्टर, MgCl2 में सम पोलराइजेशन, सम कोवेलेंट कैरेक्टर। और एल्यूमिनियम इस वक्त ऐसा पॉजिटिव आयन है जो हाईली चार्ज्ड है और जिसका रेडियस स्मॉलेस्ट है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर एल्यूमिनियम क्लोराइड में होगा। और अगर किसी कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर अप्रोक्सीमेटली 40 या 50% हो जाए तो हम उस कंपाउंड को आयोनिक डिक्लेयर नहीं करते, हम कहते हैं कि अब ये कंपाउंड जो है ये कोवेलेंट है। तो अब ये भी एक नई इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। आप लोगों ने इससे पहले ये स्टडी किया हुआ है कि मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड हमेशा आयोनिक होता है, लेकिन अब ये आपके लिए कोई सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन नहीं रहनी चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड भी कोवेलेंट हो सकता है ड्यू टू विच प्रोसेस, पोलराइजेशन। अगर उसमें इतनी पोलराइजेशन हो जाए कि 50% कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो जाए तो हम उसको आयोनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन से कोवेलेंट कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। अब फिर मैं आपको बता रहा हूं, आप ये याद नहीं रख सकते कि कौन सा मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड कोवेलेंट हो गया है और कौन सा नॉन मेटल मेटल का कंपाउंड अभी आयोनिक है। ये सिर्फ एक कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अगर आपको गिवन होगी तो आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस वक्त जैसे मैंने बताया NaCl में स्लाइड कोवेलेंट कैरेक्टर, MgCl2 में सम कोवेलेंट कैरेक्टर और AlCl3 में इतना कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया है कि हम AlCl3 को कोवेलेंट कंपाउंड डिक्लेयर कर रहे हैं। ये हो गया एक टाइप ऑफ क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आपको नेगेटिव आयंस दिए हों और आपसे ये पूछा जाए which one of these three negative ion would have maximum polarizability। मैंने अभी आपको बताया था पोलराइजेबिलिटी होती है एबिलिटी टू बी पोलराइज्ड, एबिलिटी टू अंडरगो पोलराइजेशन, और जो नेगेटिव आयन सबसे सूटेबल होता है फॉर पोलराइजेबिलिटी उसका चार्ज सबसे ज्यादा होना चाहिए और उसका रेडियस लार्जेस्ट होना चाहिए। इस वक्त ये जो तीन आयन्स हैं आपके पास, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज फास्फोरस पे है। तो फास्फोरस का ये जो आयन है फॉस्फाइड आयन, it can undergo polarization to a maximum extent। इसका चार्ज भी ज्यादा है, चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसका रेडियस भी लार्जेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। फास्फोरस के केस में 3 टाइम्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुई है, जिसकी वजह से इसका रेडियस लार्जेस्ट है। तो फास्फाइड आयन
कैन अंडरगो पोलराइजेशन इजीली, और फास्फाइड का अगर हमें कोई कंपाउंड दिया हो तो उसमें मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो एक तो टाइप ऑफ क्वेश्चन ये हो गया कि आपको पोलराइजिंग पावर पूछे तो पॉजिटिव आयन देगा, पोलराइजेबिलिटी पूछे तो नेगेटिव आयन देगा। और अगर आपको 2 3 4 कंपाउंड दिए हों तो आपसे पूछा जा सकता है इनमें से मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर या मैक्सिमम पोलराइजेशन किस कंपाउंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, आपके पास पेपर का क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने आपको कहा था आप ये याद नहीं रख सकते कि कौन से मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड कोवेलेंट बन गया और कौन सा आयोनिक है। आपको कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी होगी जिसकी बेस पे आपने डिसाइड करना है कि व्हाट व्हाई अ गिवन कंपाउंड इज कोवेलेंट, व्हाई अ गिवन कंपाउंड इज आयोनिक। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली बता दिया उसने कि एल्यूमिनियम क्लोराइड इज कोवेलेंट बट एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज आयोनिक इन नेचर, एक्सप्लेन व्हाई। अब देखें एल्यूमिनियम क्लोराइड भी मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड भी मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड है, दोनों में एल्यूमिनियम आयन कॉमन है। एल्यूमिनियम आयन की पोलराइजिंग पावर एक जैसी होगी लेकिन दोनों में जो नेगेटिव आयन है वो डिफरेंट है। अब देखें फ्लोराइड 1 नेगेटिव है, क्लोराइड 1 नेगेटिव है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से कौन सा नेगेटिव आयन लार्जर इन रेडियस होगा, क्लोराइड, क्योंकि उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। तो जो नेगेटिव आयन लार्जर हो रेडियस में इट कैन बी पोलराइज्ड इजीली, तो जिसमें पोलराइजेशन हो जाए इट हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो जब उसने बता दिया था एल्यूमिनियम क्लोराइड कोवेलेंट क्यों है, तो अब हम क्या लिखेंगे, सिंस एल्यूमिनियम क्लोराइड हैज ग्रेटर पोलराइजेशन। देखें पोलराइजेशन एल्यूमिनियम फ्लोराइड में भी है लेकिन एल्यूमिनियम फ्लोराइड में इतनी ज्यादा पोलराइजेशन नहीं हुई कि वो आयोनिक क्लासिफिकेशन से कोवेलेंट में शिफ्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि फ्लोराइड आयन का रेडियस बहुत स्मॉल है, वो इतना ज्यादा पोलराइज नहीं हो सकता। लेकिन उसके मुकाबले में क्लोराइड आयन बिगर है, लार्जर है। क्लोराइड आयन कैन अंडरगो ग्रेटर पोलराइजेशन ड्यू टू लार्ज रेडियस। तो आपका आंसर होगा सिंस देयर इज मोर पोलराइजेशन देयर इज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इन एल्यूमिनियम क्लोराइड एज क्लोराइड आयन हैज लार्ज रेडियस कंपेयर टू फ्लोराइड आयन। तो आपने अपना आंसर, जब भी कोई क्वेश्चन गिवन हो आपने अपने आंसर को फैक्टर से रिलेट करना है। पॉजिटिव आयन हाईली चार्ज स्मॉल रेडियस और नेगेटिव आयन हाईली चार्ज और लार्ज रेडियस होना चाहिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया हुआ है लेकिन अब मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ। आप लोगों को आइडिया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, लेकिन आप लोगों को ये रीजन नहीं पता कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक क्यों है। अब मैं आपको वो रीजन बताने जा रहा हूं कि क्यों कोई कंपाउंड एम्फोटेरिक बनता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं कि एम्फोटेरिक नेचर होती क्या है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब है a substance can act as an acid as well as a base। कोई भी कंपाउंड जिसकी बेसिक नेचर भी हो और एसिडिक नेचर भी हो वो एम्फोटेरिक होता है। अब देखें मैं आपको 3 टाइप के ऑक्साइड देता हूं, 3 डिफरेंट एलिमेंट्स के जो आपने स्टडी किए हुए हैं। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है। सल्फर ऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है। देखें सोडियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, इसकी नेचर होती है बेसिक, इसकी नेचर होती है एल्कलाइन। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी नेचर होती है एसिडिक। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हमने स्टडी किया हुआ है और इस क्वेश्चन में उसने हमें इंफॉर्मेशन दी भी हुई है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अब आपने याद रखना है कि क्यों कुछ ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ एम्फोटेरिक होते हैं। तो याद रखें नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम ऑक्साइड में कौन सी बॉन्डिंग होगी तो आप बड़ी इजीली मुझे बता सकते हैं सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल में कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयोनिक। जब भी किसी ऑक्साइड में आयोनिक बॉन्डिंग, 100% आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होगी, थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होगी, लेकिन हम इसको उस वक्त इग्नोर करते हैं क्योंकि सोडियम का
चार्ज लो है, 1 पॉजिटिव है, तो इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन सोडियम का आयन नहीं कर सकता। तो हम यही कहेंगे कि आयोनिक कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो सोडियम ऑक्साइड आयोनिक ही है और इसमें आयोनिक बॉन्डिंग है। इससे अगर हम कंपेयर करें सोडियम ऑक्साइड को SO2 से, SO2 नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल्स के दरमियान हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट होता है, वो कोवेलेंट होता है। तो जब भी कोवेलेंट ऑक्साइड होगा उसकी नेचर एसिडिक होगी। अब आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्यों एम्फोटेरिक है। तो आपने दो बातें लिखनी है। पहली बात लिखनी है व्हाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। तो पहली बात लिखनी है सिंस एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। पहली बात लिखनी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। और दूसरी बात क्या लिखनी है, व्हाई इट हैज कोवेलेंट बॉन्डिंग, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। तो aluminum oxide has both type of bonding, ionic and covalent, due to polarization. Ionic bonding gives basic nature, covalent bonding gives acidic nature. स्टूडेंट्स, ये टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो पोलराइजेशन प्रोसेस के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी पॉसिबल हुआ मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर दूंगा। थैंक यू, बाय।